हेलो भाई, राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अभिषेक सिंह एक बार फिर से आप सबको वंडर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हृदय से वेलकम करता हूं। मेरे भाई, आज एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त सेशन लेकर के आप सभी के सामने हाजिर हूँ। और ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस वाला, उसका ये पहला वीडियो है। ठीक है, अब इसमें हम टोटल आपको 25 क्वेश्चन देने वाले, 25 क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप लोग जहां से भी मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे, एक बार पेन और कॉपी लेकर के हो जाइएगा तैयार, क्योंकि करने वाले हम शुरुआत। और बहुत ही जबरदस्त इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आप सभी के लिए जो भी आपका एग्जाम आने वाला है उस सबके लिए बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। चाहे वो बात करें एसएससी सीजीएल की, सीएचएसएल की, या फिर जिनके 12th लेवल पे जिनका भी एनटीपीसी का एग्जाम है, उन सभी एग्जाम के लिए ये सेशन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे भाई। तो जहां से भी मुझे आप देख पा रहे, सुन पा रहे, एक बार पेन और कॉपी लेकर के हो जाइए तैयार और शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, एक बार कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना। बाकी हम करते हैं शुरुआत। तो आज के पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा, और पहला क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई, गणित का नींबू निचोड़। तो यहाँ पे इसको लिखने का मतलब ये है कि वाकई में जो हम नींबू का निचोड़ लेकर के आ रहे हैं गणित के हिसाब से, वो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। क्योंकि दिन दिन भर, रात रात भर जग करके, मेहनत कर करके, आंख फोड़ फोड़ करके एक टेस्ट सीरीज बनता है, उसमें सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा प्रश्न आ सकता है, कौन सा प्रश्न नहीं आ सकता है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। बाकी प्रश्न को करते हैं। एक बैग में केवल 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नोट हैं। 5 रुपए के नोटों की संख्या और 10 रुपए की नोटों की संख्या के बीच का अनुपात 11:8 है। मेरे भाई, 5 रुपया और 10 रुपया, ये जो नोटों की संख्या का अनुपात है वो कितना है? 11:8। ठीक है, ऐसा बोला गया कि एक बैग है अपने पास और इसमें 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपए के नोटों की संख्या है। अब यहाँ पे 5 रुपए वाला कितना है, 10 रुपए वाला कितना है, 20 रुपए वाला कितना है, ये बात अपन को नहीं पता। बट इनके बीच का रेशियो हमें पता है कि 5 और 10 के बीच का जो रेशियो 11 और 8 का है। और 10 रुपए की जो नोट है, 10 रुपए की जो नोट है और 20 रुपए की जो नोट है, इनके संख्या जो भी है हमें नहीं पता, इनके बीच का अनुपात कितना है? 10:7 है। 10:7 है। अब आप एक बात बताइएगा भाई, 10 रुपए की नोटों की संख्या यहाँ पे 8 है, 10 रुपए की नोटों की संख्या यहाँ पे 10 है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू इसलिए भी सेम होगा क्योंकि यहाँ पे भी 10 रुपए की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे भी 10 रुपए की नोटों की संख्या का अनुपात दे रखा है। अब यहाँ पे 8 दिख रहा है, यहाँ पे 10 दिख रहा है, या तो ये 10 होगा दोनों जगह या फिर दोनों जगह 8 होगा। मतलब कहने का ये है कि दोनों जगह ये क्या होगा? बराबर होगा। अब बराबर नहीं है तो हम इसको बराबर कर लेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके। अब अकॉर्डिंग टू द रेशियो, रेशियो का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं रेशियो में, तो दोनों तरफ सेम वैल्यू से करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए की जो नोटों की संख्या होगी अपने पास कितना? 55। ये कितना बन जाएगा? 40। और ये कितना बन जाएगा? 7 चौक 28। क्लियर है बात? लेकिन मेरे भाई, ये जो हमने फाइंड किया ना, ये संख्या फाइंड किया, नंबर फाइंड किया। ठीक है, बात समझ आ रही है? नंबर्स, NUMBER। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, पेन थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसके वजह से कभी कभी वो ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये संख्या का हमें वैल्यू पता चल गया। मतलब इसका ये कि 5 रुपए के जो नोट है उसकी कुल संख्या कितना है? 55। यहाँ पे कितना? रेशियो के अकॉर्डिंग एक्चुअल में हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, बैग में 10 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है ये हमें फाइंड करना है। रेशियो के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल गया कि इस 5 रुपए की नोटों की संख्या कितना? 55 है। 10 रुपए की नोटों की संख्या कितना है? 40 है। और 20 रुपए की नोटों की संख्या कितना है? 28 है। अब रेशियो के अकॉर्डिंग अगर मान लो कि इनकी संख्या पता चल गया मेरे भाई, तो हम इसकी वैल्यू रुपीज में निकाल लेते हैं। अब आप मुझे बताइए कि 5 रुपए की नोटों की संख्या अगर 55 है तो इसका वैल्यू रुपए में कितना होगा? 275। इसका कितना होगा? 400। इसका कितना होगा? तो ये हो जाएगा 28 दूनी 56, 560। कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द रेशियो हम ये कह सकते हैं कि 5 रुपए के जो नोट होंगे उनकी जो रुपए में वैल्यू होगा वो कितना? 275। 10 रुपए का 400 रुपए, और ये 20 रुपए की जो नोटों की संख्या है उसका जो रुपया वैल्यू होगा, रुपए में जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 560। अब आप मुझे बताइए कि इसका टोटल वैल्यू कितना दे रखा था? 3750। अकॉर्डिंग टू द रेशियो अगर देखा जाए तो कितना है? 5 4 9 9 2 11 और 7 6 13, मतलब 11 और 1 12, 1235। 1235 और 1235 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? तो 1235 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 3705 दे रखा है। एक की वैल्यू कितना हो जाएगा? एक की वैल्यू हो जाएगा भैया 3। अब एक की वैल्यू अगर 3 है
तो आप मुझे एक बात बताइए कि हमें फाइंड क्या करना था, 10 रुपए की नोटों की संख्या। अब 10 रुपए की जो नोट है उसकी वैल्यू रुपए में कितना है भाई, तो अगर एक यूनिट बराबर 3 रुपीज के, तो आप मुझे बताइए कि 400 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4×3 1200 रुपए, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब ये बात हमें पता चल गया कि जो 10 रुपए के नोट थे ना मेरे भाई, 10 रुपए के नोट के जो रुपए वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1200 होगा। अब इतनी सी बात बताइए कि अगर रुपए में ये टोटल 1200 है, 10 रुपए की नोटों की संख्या आपको बताना है, तो नोटों की संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, हम 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब इसका ये हुआ कि 120 नोट होगा कहीं ना कहीं 10 रुपए का। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? अगर समझ पा रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा और ट्राई करिएगा। प्रश्न क्या कह रहे हैं एक बार देखिएगा। एक व्यापारी किसी सामान की अंकित कीमत पर 35% का छूट देता है और फिर 30% लाभ कमाता है। यदि लागत में 25% की वृद्धि होती है तो अब उसी अंकित कीमत पर कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए ताकि नए लागत पर 24% का लाभ हो सके। मेरे भाई एक बात बहुत ध्यान से समझना कि इस एक प्रश्न में दो प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न ये है कि एक व्यापारी अपने सामान के अंकित मूल्य पर 35% छूट दिया और इसके बाद भी 30% लाभ कमाया। क्लियर है बात, ये पहला प्रश्न है। दूसरा इसमें यह ऐड कर दिया कि यदि लागत मूल्य को 25% बढ़ा दिया जाए तो बताओ कि इसके अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देना चाहिए कि इसका जो प्रॉफिट हो सके वो कितना हो सके मेरे भाई, 24% का। क्लियर है बात। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए तरीका मैं बता रहा हूं आपको, इसको नोट कर लीजिएगा। एमपी अपॉन सीपी, सबसे पहले एमपी और सीपी के बीच का रेशियो निकालो। क्लियर है बात, क्योंकि एमपी और सीपी के बीच रिलेशन जब तक नहीं निकाल पाएंगे इसको सॉल्व करना मुश्किल होगा। भाई डिस्काउंट तो आप तभी देंगे ना जब एमपी हमें पता हो। क्लियर है बात। और प्रॉफिट 24% तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब सीपी पता हो, क्योंकि प्रॉफिट होगा सीपी के रिस्पेक्ट में और डिस्काउंट देंगे आप किसके रिस्पेक्ट में, एमपी के रिस्पेक्ट में। तो एमपी अपॉन सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे 100 माइनस। अब इस कॉन्सेप्ट को, इस तरीके, इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए एक तरीका मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से समझना। बस इस बात को ध्यान रखना कि सीपी के सामने ना हमेशा क्या आएगा, डी आएगा। डी का मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर है बात। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि अल्फाबेट में भी सी के बाद डी आता है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे सी के बाद डी का मतलब कि सीपी के सामने डिस्काउंट रहेगा। अब ये मुझे बताइए कि एमपी अपॉन सीपी बराबर पहले वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिस्काउंट 35% का है, तो यहाँ पे 100 माइनस डी कितना आ जाएगा, 65। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 30%, तो प्रॉफिट 30% के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 130। प्रॉफिट के केस में प्लस कर देना, लॉस के केस में माइनस। तो आप मुझे इतनी सी बात बताइए कि यहाँ पे जो रेशियो बनेगा एमपी और सीपी का वो कितना बन जाएगा, 2:1। अब देखो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, इजी करने के लिए मैंने दो दो जीरो इस पे लगा दिया, आपके कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अभी तक हमें ये पता चल गया कि एमपी इतना है और सीपी इतना है। अब ऐसा बोला गया कि अगर इसके लागत मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए मेरे भाई, तो न्यू सीपी तुम्हारा कितना हो जाएगा, न्यू सीपी कितना हो जाएगा। अगर सीपी 100 है और इसमें 25% आप बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं ये 125 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। अब 25% बढ़ाने के बाद ये कितना हो जाएगा, 125। अब ऐसा बोला गया कि इसके अंकित कीमत पर कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए कि इसको 24% का लाभ हो सके। और जैसा कि आपको पता है कि जब भी प्रॉफिट हो या लॉस हो किसके रिस्पेक्ट में होगा, सीपी के रिस्पेक्ट में। अब आप मुझे बताइए कि 125 रुपए की चीज पे 24% लाभ कमाना है तो इसको कितने में बेचा जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं। अब ये कहीं ना कहीं सीपी है तो ये 100% के बराबर होगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, 100% से डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या चाहिए भाई, 24% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए। मतलब 100 की चीज पे अगर 24% प्रॉफिट कमाना है तो कहीं ना कहीं हमें कितने में बेचना चाहिए, 124%। बोलो हाँ या किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इससे परसेंट कट जाएगा, 25 से 4 बार में और 25 से 5 बार में, 4 से काटोगे तो 4 3 12, 4 एकम 4। मतलब इसका ये है कि ये 5 5 3 15 कितने में बेचा जाना चाहिए मेरे भाई, 155 में। कहने का मतलब ये हुआ, इसका कहने का मतलब ये मेरे भाई कि अगर हम सीपी को 25% बढ़ा दें और बढ़ाने के बाद इस 125 पे मुझे 24% का लाभ कमाना है तो कहीं ना कहीं 125 की चीज कितना में बेचना पड़ेगा, 155 में। तो डिस्काउंट कितने का होगा भाई, 200 का एमआरपी है, 200 का एमआरपी और 155 में बेच रहे हैं तो भैया डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं बताओ, 45 का। अब 45 का अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं वो भी 200 के रिस्पेक्ट में,
तो आप ही मुझे बता दो कि डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा परसेंटेज के लिए। यहाँ पे 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, 00 से 00 45/2 मतलब 22.5, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिएगा स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। बाकी बाकी हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के ये रहा। ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त सीरियस फर्स्ट का ये क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम से, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार इसके कॉन्सेप्ट को मैं समझा दूं। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो, इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लोगे तो आसानी से आप सेकंडों में आंसर दे दोगे। देखो रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम नंबर सिस्टम में आप लोगों ने फर्मेट्स थ्योरम पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना कभी तो जरूर पढ़ा होगा। फर्मेट्स थ्योरम क्या कहती है कि a टू द पावर p-1 डिवाइड बाई p, मतलब इस पूरे को a टू द पावर p-1 को अगर डिवाइड p से किया जाए तो जब भी ऐसा केस बनेगा तो रिमाइंडर जो होगा मेरे भैया वो रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। अब ऐसा क्यों होगा, इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। यहां पे कंडीशन ये है कि p एक प्राइम नंबर होना चाहिए, p एक प्राइम नंबर होना चाहिए, और a और p जो होगा ये कहीं ना कहीं को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से कटे ना। समझ आ रही है बातें या नहीं आ रही है? और p एक प्राइम नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे a का जो पावर होगा बेस वाली वैल्यू, मतलब जो प्राइम नंबर होगा उससे एक कम होना चाहिए। समझ पा रहे? अगर ये कंडीशन बन रहा है तो फर्मेट थ्योरम ये कहता है कि यहाँ पे रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बाकी चलते हैं प्रश्न पे। अब जरा प्रश्न को देखिए, हमसे पूछा गया कि 2 के पावर 101 को डिवाइड अगर कर दिया जाए 101 से तो रिमाइंडर क्या होगा। मेरे भाई क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 100 इंटू 2 के पावर 1 डिवाइड बाई 101, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? मेरे भाई बेस मल्टीप्लाई में बराबर होगा तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब थोड़ा सा आप इधर देखिएगा, थोड़ा सा आप इसको देखिएगा, इस पार्ट को देखिएगा कि क्या यहाँ पे ये वही वाला कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है जो अभी हम आपको बता रहे थे, ये वाला a टू द पावर p-1 डिवाइड बाई p, मतलब बेस में जो वैल्यू होगा, बेस में जो भी वैल्यू होगा इससे एक छोटा होगा इसका पावर। अब यहाँ पे देखो बेस में 101 था तो इसके पावर कितना, 100, और ये 2 और 101 कहीं ना कहीं। अच्छा एक चीज और देखना, ये p जो है इसी को तो हम लोग p माने थे, बेस वाली वैल्यू भी एक प्राइम नंबर है, और ये दोनों नंबर को देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं वो प्राइम नंबर है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कटेगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से तो रिमाइंडर मुझे 1 मिल जाएगा और यहाँ से रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 2। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मेरे भाई यहाँ से जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है कितना मिलना है, 2। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ से रिमाइंडर बनेगा 101 से डिवाइड करने के बाद वो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गई बातें? चलो अगर समझ में आ गई तो अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। वाकई में आज जो मैंने प्रश्न लेकर के आया है वाकई में बहुत मजा आने वाला, आपको बहुत जबरदस्त लेवल के प्रश्न है और उतनी ही जबरदस्त यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी लेके आए। अब इस चीज को देखना जरा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ p फॉर विच इतना इज एन इंटीजर। भाई यहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, क्लियर है बात? अब बहुत चीजों को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन जो होगा ना ये गलत हो गया, आप देख लीजिएगा पीछे वाले प्रश्न का ही ऑप्शन जो है ना वो रिपीट हो गया, ठीक है ना? तो ऑप्शन पे मत जाइएगा, मैं इसका फाइनल आंसर बता दूंगा, बस इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अब सबसे पहले इस प्रश्न को देखिएगा, हमें p का मिनिमम वैल्यू चाहिए। सबसे पहले तो ये जो बॉक्स में दिख रहा है ना इसको देखो जरा, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखेंगे समझ नहीं पाएंगे। अब आप मुझे इतनी सी बात बताइएगा कि मेरे भाई यहाँ पे जो बेस में दिख रहा है वही चीज आपको यहाँ भी दिख रहा, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी कहीं ना कहीं इतना बन जाएगा, बोलो हाँ या ना? तो भाई अपना राज तो है नहीं कि कहीं भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलिए हाँ या ना? तो मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, ये तो कट कटा करके 1 ही बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? अब इससे फर्क तो जरूर पड़ेगा हमारे कैलकुलेशन में। अब यहां से कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी इतना 5,32,900 ये भी हो चुका है, ये भी था पहले से, ये तो ऑलरेडी था। तो कहने का मतलब कि अगर इसका एलसीएम लेकर के जोड़ा जाएगा मेरे भाई तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 5,32,900। इतनी सी बात समझ पा रहे? ऊपर में क्या बचने वाला है मेरे भाई, तो 1 +
2p² प्लस p टू दी पावर 4। किसी को कोई दिक्कत है? अगर इतनी सी बात आप समझ पा रहे हैं तो क्या यहां से मुझे ये दिख रहा है क्या, p² प्लस 1 का होल स्क्वायर? आपको भी दिख रहा होगा भाई। 53 29 किसका स्क्वायर होता है? 73 का। क्लियर है बात? अब लास्ट में 2 जीरो है, इसका मतलब कि 1 जीरो यहां भी रहा होगा, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर बनेगा वो कितना बन जाएगा आपका? 730 का। यहां तक क्लियर है बात? अब ऐसा बोला गया कि इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, और ये भी ध्यान रखना है कि ये इंटीजर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है मेरे भैया कि यहाँ पे p² प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम कितना होना चाहिए? तो 730 होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि अगर इसकी वैल्यू 730 रख लेंगे तो p² बराबर कितना आ जाएगा? ये उस तरफ जाएगा 729, और यहाँ से p की वैल्यू जो आएगा अब ये इस तरफ जाएगा स्क्वायर रूट। अब ये किसका स्क्वायर होता है? ये हो जाएगा तुम्हारा 27 का। क्लियर है बात? तो p की जो मिनिमम वैल्यू होगी मेरे भाई कितना हो जाएगी? 27 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप सुधार लीजिएगा, मैं सुधार देता हूँ 17 27 और यहाँ पे 50 71 मान लो जो भी है, तो इसका बी इसका फाइनल आंसर होगा 27। 27 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलिएगा जल्दी से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा, ये भी बड़ा मजेदार बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। दो वृत्त जो बाहरी रूप से एक दूसरे को छूते हैं, पहले वृत्त का केंद्र O है और उसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त का केंद्र A है और उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। उनके सामान्य स्पर्श रेखा BC की लंबाई ज्ञात करें। पहले तो प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न ये कह रहा है कि एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये, दोनों एक दूसरे से बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, मतलब बाहरी छूते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इसमें जो हमें बताना था वो क्या बताना था? कॉमन टेंजेंट बताना था। भाई इन दोनों का कॉमन टेंजेंट क्या होगा? यही होगा। समझ पा रहे हैं? अब इसका सेंटर O दे रखा है, इसका सेंटर A दे रखा है। अच्छा, इसका रेडियस कितना? 12 है और इसका रेडियस 8 है। तो देखो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए ना मेरे भाई, और यहाँ पे इसको BC मान रखा है, तो इसका BC का लेंथ निकालने के लिए आप डायरेक्ट क्या करना? ट्वाइस ऑफ, एक तरीका ये है बहुत ही जबरदस्त, डायरेक्ट इन दोनों के रेडियस को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 गुणे 8, 12 गुणे 8, 12 8 96। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 96, यहाँ से 96 बनेगा, तो 96 को 16 गुणे 6 भी लिखा जा सकता है कि नहीं? अब अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो जब 16 को बाहर निकालेंगे तो कितना बन जाएगा? 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। इसका मतलब ये कि इसका जो फाइनल आंसर होगा कितना होगा? 8√6। और 8√6 जो होगा ऑप्शन डी में दिख रहा है, यहाँ पे नीचे देख लीजिएगा, इसका जो फाइनल आंसर होगा कितना हो जाएगा? 8√6। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा, लबड़ा सा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी। इस प्रश्न को पेन भी नहीं लगाना था मेरे भाई, कई बार इसको मैंने कराया है। इफ x प्लस 1/x की वैल्यू कितना दे रखा है? 2। अब जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे रखा होगा तो एक बात ध्यान रखना कि यहाँ से x की वैल्यू तुम कितना ले लोगे? 1 ले लोगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखना। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि x प्लस 1/x बराबर 2 है, इसका मतलब कि LHS बराबर RHS तभी होगा जब इसके x की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। बोलो हाँ है ना? अब x की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 रख दिया, तो 1 प्लस 1/1 ये भी 2 बना रहा है, 2 बराबर 2, कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब कि x की वैल्यू 1 होगा। अब अगर 1 होगा तो हमें फाइंड क्या करना था? यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दिया, 1 के पावर में 273 प्लस 1/1 के पावर में 273। ठीक है, तो ये भी 1 दे देगा और ये भी 1 दे देगा, 1 प्लस 1 फिर से कितना बन जाएगा? 2। दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बात है नहीं? चलो आओ अगला प्रश्न, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार। इस प्रश्न को देखो जरा, ये भी बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। देखो प्रैक्टिस तुम्हारा इस लेवल पर होनी चाहिए दोस्त, प्रैक्टिस तुम्हारा इस लेवल पर होनी चाहिए। कई बार मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है, कई बार इस चीज को पढ़ाया है, और डायरेक्ट अगर मुझे इसको करना हो तो डायरेक्ट मैं क्या कर दूं? 3 लगा दूं। अब तुम कहोगे सर आपने तो प्रश्न सेट किया तो आपको तो पता ही होगा। ऐसा नहीं है, मैंने आपको इतना बार ये प्रश्न कराया है और ये बार बार हर साल ही पूछा जाता है। समझ आ रही है बातें? और कुछ लोग तो समझ भी गए होंगे। अब मैं 3 क्यों लगा पा रहा हूं, इस चीज को देखिएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू जो होती है ना, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, 3ABC, ये ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। कब होता है? जब यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो उतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC होता है। अब यहाँ पे अगर ये ऐसा कब होगा? तो कई कंडीशंस हैं। ए बराबर बी बराबर सी जब होगा,
तब यहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है। ए प्लस बी प्लस सी होगा, तब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 होगा तब आपको ये देखने को मिलता है। इसके डीप में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर इसके डीप में जाऊं तो फिर एक नहीं, फिर यहाँ से 10 12 15 कॉन्सेप्ट निकल जाएंगे जो सबको आपको समझाना पड़ेगा। फिलहाल आप ये समझिएगा कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है, तो मेरे भाई यहाँ पे नो डाउट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको कुछ वैसा ही दिख रहा होगा। नहीं समझे? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जहां भी दिख जाए कंडीशन ऐसा, तो वहां से डायरेक्ट 3abc ले लेना। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो यहाँ पे देख लो, अगर a बराबर b बराबर c कंडीशन है, तो यहाँ पे हम लोग सबको a के फॉर्मेट में चेंज कर देंगे, तो ए क्यू प्लस ए क्यू प्लस ए क्यू 3a हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, सबको a के फॉर्मेट में चेंज कर देंगे, तो a क्या हो जाएगा ए क्यू, तो यहाँ भी 3a LHS बराबर RHS। तो जब भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दिख जाए तो वहां से डायरेक्ट क्या ले लेंगे हम लोग, 3abc। अब इसके कई कंडीशंस हैं। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं और इसको c मान लूं, तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। और यहाँ पे इसके बराबर में क्या लिख सकता हूँ, 3abc, और a के जगह पे x माइनस वाई, y माइनस जेड b के जगह पे, और z माइनस एक्स क्या है आपका, c के जगह पे, डिवाइड बाई यहाँ पे आपको x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। अब ये पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 तो बचेगा। समझ पा रहे? तो ये देख के आंसर कर देना था। चलो अगला प्रश्न बहुत ही जबरदस्त बोट एंड स्ट्रीम से, बढ़िया प्रश्न है, ट्राई करो, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना बोट एंड स्ट्रीम का सबसे जबरदस्त और सबसे मतलब इंपॉर्टेंट टाइप में से ये एक है। मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो प्रश्न है बोट एंड स्ट्रीम का कह सकते हो कि बहुत जबरदस्त है, मतलब सबसे डिफिकल्ट वाले टाइप में आता ही। ट्राई करिएगा सब लोग। देखो भाई, एक नाव 78 किलोमीटर ऊपर की ओर, a boat can travel 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक इन टोटल ऑफ 32 आवर्स। भाई मेरे, मान लो यहां से यहां तक एक नाव जाती 78 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां से जब गई है तो ऐसा बोला गया कि अपस्ट्रीम गई है, अपस्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध। अगर इधर से अपस्ट्रीम गई है तो इधर से आई होगी डाउन स्ट्रीम, इस बात को समझ रहे हैं। अब अपस्ट्रीम का कुछ ना कुछ स्पीड रहा होगा, डाउन स्ट्रीम का भी कुछ ना कुछ स्पीड रहा होगा। अगर मैं इसको मान लू x और इसको मान लू y, ध्यान से समझिएगा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड x है और अपस्ट्रीम की स्पीड y है। तो आप मुझे बताओ कि यहां से जाते वक्त टोटल 78 किलोमीटर की दूरी तय किया है इसने, और आते वक्त भी टोटल 78 किलोमीटर की दूरी तय किया है। अगर पहले कंडीशन के हिसाब से देखा जाए भाई, अगर मान लो यहां से गई है बोट तो वहां से वापस आई भी है, बोला है ना, एंड बैक इन टोटल 32 आवर, ठीक है। तो आने और जाने में कुल कितना समय लग गया, 32 घंटा। अब आप मुझे बताओ कि अगर मुझे यहां से टाइम निकालना होगा तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब आप मुझे बताओ कि अगर इधर से गया है वो y से, तो इसको जाने वक्त कुल समय कितना लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मैंने डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हमें यहां से ये पता चल जाएगा कि जाते वक्त उसको कुल कितना समय लगा था। आते वक्त भी इसने इतना ही दूरी तय किया, लेकिन इस बार स्पीड चेंज है, तो कितना समय लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर दिया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं टोटल टाइम के बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 32 के। इतनी सी बात आप समझ पा रहे होंगे, ये पहला कंडीशन है। खैर इससे आपको परेशान नहीं होना है, एक तरीका बताऊंगा यहां से जल्दी से, मतलब एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझो, इसके इक्वेशन को समझो, तभी जाकर के आंसर भी निकाल पाएंगे आप। ऐसा बोला गया इसके बाद, ठीक है, इट कैन ट्रेवल 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। भाई अगर 52 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम जाती है, अगर 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, तो डाउन स्ट्रीम में इसका स्पीड कितना है, x है, तो समय कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्लियर है बात? और 15 किलोमीटर ये अपस्ट्रीम जाए, अपस्ट्रीम मतलब इसका स्पीड कितना है भाई, तो 15/y। तो कुल समय कितना लग जाएगा इसको, कुल समय 9 घंटा लगेगा। तो यहां से टोटल टाइम आने और जाने में कुल कितना लग जाएगा, 9 घंटा। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। बताना ये था, हाउ मच डिस्टेंस विल द बोट कवर इन 12 आवर इन स्टिल वाटर। भाई शांत जल में ये नाव 12 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, ये आपको पता था। बहुत ध्यान से चीजों को समझना। हम x और y की वैल्यू सबसे पहले निकाल देते हैं। देखो ये भी कहीं ना कहीं 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, अगर इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 178 दूनी कितना हो जाएगा, 178 दूनी 156। क्लियर है बात? और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन में,
तो 52 दूनी कितना, 52 कितना हो जाएगा 156, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा। हमने क्या कर लिया, एक्स वेरिएबल वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया, उसको बराबर कर दिया। अब अगर ये बराबर कर दिया और मैंने पहले में दूसरे इक्वेशन को माइनस कर दिया, ये पहला था और ये आपका दूसरा है, तो भाई जब माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं ये प्लस में ये माइनस में ये कट जाएगा पूरा। देखो कितना आसान कैलकुलेशन बन जाएगा ना, देखो करना कुछ नहीं। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा 156, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 या 45। भाई 156 में 45 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 111 डिवाइड बाई वाई, यही तो बचने वाला है। इसके बाद इधर क्या बचेगा, ये बचेगा 32 दूनी 64 और ये कितना हो जाएगा 9 या 27। भाई 64 ऊपर में बच रहा है, 27 नीचे में बच रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा 9 या 27, 32 दूनी 64, ये कितना हो जाएगा 37। कोई दिक्कत है? अब अगर 111 बटे में y बराबर 37 के, तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है बात? 37 दिया तो y बराबर कितना आ जाएगा, मतलब इसका ये है कि डाउन अपस्ट्रीम का स्पीड जो होगा इसका 3 किलोमीटर पर आवर है। कितनी सी बात समझ पा रहे हो? अब आप मुझे बताइए कि यहीं पे हम इस वाले में ही हम दूसरे वाले इक्वेशन में इस y की वैल्यू पुट कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखना जरा, 52 बाई x की वैल्यू मिल जाएगा, प्लस y कितना 3 था, तो 3 से 5 बार में, तो यहाँ पे 5 जब उस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, सीधे सीधे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, कि ये बराबर किसके हो जाएगा, 3 5 6 15, मतलब 5 उस तरफ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 4, और 4 से इसको काटेंगे कितने बार में, 13 बार में, तो x जो होगा वो कितना आ जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर। मेरे भाई देखो इस प्रश्न को करने का जो सबसे बेहतर तरीका था वो यही था और यही है। क्लियर है बात? अब आपने डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकाल लिया और अपर स्ट्रीम का निकाल लिया। अब बोट की स्पीड कैसे निकालेंगे, तो बोट की स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बोट स्पीड निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 और 3 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। समझ पा रहे हैं क्या? अब आप मुझे बताइए कि अगर ये बोट शांत जल में 1 घंटे में 8 जा सकती है, 8 किलोमीटर जा सकती है, तो 12 घंटे में कितना जाएगी, 12 8 96, 96, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का जो सबसे तगड़ा और बेहतर तरीका है वो यही है। आप कोई भी तरीका यूज कर लीजिए, इससे कम समय नहीं लगेगा। यहाँ तो फिर भी हमने इतने ही में उड़ा दिया, ये तो भाई क्वेश्चन जो दिया गया था उसके हिसाब से ये इक्वेशन था, हमने सिर्फ और सिर्फ यही सॉल्व किया। क्लियर है बात? चलिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, वाकई में मजेदार प्रश्न है, सिंपल इंटरेस्ट से। एसएससी सीजीएल टियर 1 2024 सिर्फ 1 का ये प्रश्न है। ये बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन और ये ट्रेंडिंग में है, इसको आप जितना कहें, मतलब जितना स्टार लगा लो उतना लगा सकते हो, कम ही पड़ जाएगा। क्लियर है बात या नहीं? क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है ना, ये बहुत जबरदस्त तरीके से पूछे जा रहे हैं और लगभग आजकल ना हर एक मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिल जाता होगा, आप कहीं पे भी देख होंगे। ठीक है, ध्यान से चीजों को समझना। प्रणव ने क्या किया, 6,23,305 रुपए की राशि 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 16,390 रुपए का भुगतान कर देता है। यदि प्रणव दूसरे वर्ष के अंत में सभी बकाया भुगतान क्लियर करता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान उत्पन्न ब्याज का भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए भुगतान करेगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। ऐसा बोला गया मेरे भाई कि प्रणव एक व्यक्ति है, 6,23,305 रुपया ये 2 साल के लिए उधार लेता बैंक से 10% पर एनम के हिसाब से। जैसे 1 साल बीतता है, 1 साल जब बीत जाता है तो क्या कर देता है, बैंक को 16,390 दे देता है। अब आप मुझे बताइए कि लिया था 6,23,305, अब उसमें से 16,390 दे देगा, तो कहीं ना कहीं अब जो उसके पास होगा वो जो भी बचा होगा, अब उस रिमेनिंग पैसे को, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वही उसको देना होगा। समझ पा रहे हैं भाई? इतना दिया पहले साल के अंत में, इतना दे दिया, तो जो बचा होगा उसी पे अब 10% के हिसाब से ब्याज देना होगा। अब ऐसा बोला गया कि दूसरे वर्ष के अंत में सभी बकाया वो क्लियर करना चाहता है। तो आप मुझे बताइए कि पहले साल के अंत में उसने इतना जब दे दिया था, तो हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे देख लेते हैं 6,23,000। फिर एक बहुत ही जबरदस्त तरीका तुम्हें बताऊंगा, 6,23,305 में हम 16,390 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे तो 5, 10 में से 9 गया 1, ये 2 बच गया, 2 12, मतलब ये 9 गया
12 में से 3 गया 9, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, और 12 में से 6 गया 6, और ये 0, और ये 6। कहने का मतलब ये है कि पहले शुरुआती दौर में वो लिया था 6,23,305, एक साल के अंत में इतना माइनस, मतलब ये चुका दिया, इसके बाद भी इतना बच गया है। बोलो हाँ या नहीं। अब आप मुझे ये बताइए कि पहले साल में 10% इस पे कुछ ना कुछ ब्याज भी बना होगा। बोलो बोलो हाँ या ना। भाई पहले साल में जो मूल प्रिंसिपल था उस पे 10% के हिसाब से एक साल में ब्याज बना होगा। चलो, जब इतना दे दिया तो अब बच गया इतना। अब दूसरे साल के लिए मेरे भाई प्रिंसिपल जो होगा वो कितना होगा, कहीं ना कहीं ये। बोलो हाँ या ना। अब इसमें भी कितना लगेगा, 10% लगेगा। इस बात को समझ पा रहे हैं। और आपको ये बोला गया कि प्रणव जो है वो दूसरे साल के अंत में वो क्या क्या दे रहा है, समझो पहले। दूसरे साल के अंत में ये जो पैसा दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल है ये तो दे ही रहा है, साथ में इस पर जो एक साल का ब्याज बनेगा वो भी देगा, और पिछले साल का जो ब्याज बना था वो टोटल इस पे जो 10% बना था वो भी दूसरे साल के अंत में ही देगा। तो कुल कितना देना पड़ेगा ये आपको बताना था। अब समझिएगा प्रश्न को। भाई 6,23,305 बहुत ही जबरदस्त तरीका मैं दे रहा हूं। यकीन मानो ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी नहीं मिला होगा। ये पूरा ओपन चैलेंज के साथ में बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेटिव प्रश्न है ना, बढ़िया बढ़िया लोगों की ये हालत खराब करके रख देगा। लेकिन यहां से सीखो, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट। भाई इस पे पहले साल 10% इंटरेस्ट लगा होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो पहले साल का ब्याज कितना होगा, इसका 10%। क्लियर है बात। अब दूसरे साल के जब अंत में उसको भुगतान करना है तो इसको तो भुगतान करना ही है साथ में। अब भाई पहले साल के अंत में अगर इतना पैसा उसने दे दिया है तो अभी भी बैंक को कितना देना है, 6,06,915। बोलिए हाँ या ना। अब ये प्रिंसिपल के रूप में, मतलब दूसरे साल के लिए ये प्रिंसिपल 100% के बराबर होगा। अब आप मुझे बताइए कि दूसरे साल के अंत में भाई इस पे 10% ब्याज तो देना ही देना है, और साथ में प्रिंसिपल भी देना होगा। समझ पा रहे हो। तो प्रिंसिपल ही अपने आप में कितने परसेंट के बराबर, प्रिंसिपल अपने आप में कितने परसेंट के बराबर, ये 100% के बराबर होगा। अब ये 100% के बराबर है, और कहीं ना कहीं एक साल में इसको 10% ब्याज देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक साल में अपने आप का कितना हो जाएगा, 110%। इस बात को समझ पा रहे हैं हाँ या ना। तो प्रणव को दूसरे साल के अंत में कितना देना होगा, तो ये देना होगा, प्लस में ये पहले साल का ब्याज देना होगा। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो आपको इसके आगे कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो आप डायरेक्ट यहां से डिजिटल सम लगा करके उड़ा सकते हो इस प्रश्न को। अब डिजिटल सम लगा लो, देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे 6 3 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10। मतलब यहाँ से जो ओवरऑल डिजिटल सम बनेगा वो कितना बनेगा, 1, क्योंकि 10 को अगर ऐड करेंगे तो ये 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 1 ही रहेगा। प्लस में यहाँ से क्या बन जाएगा, तो 9 काट दो पहले, 6 6 12 12 और 13 13 5 18, 18 का मतलब 8 और 1 9। बोलो हाँ है ना। और यहाँ से 1 और 1 2 बन जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 9 दूनी 18, मतलब यहाँ से 18 फिर से बन गया, 18 का मतलब 8 और 1 9 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ से जब फिर से इसको ऐड करेंगे तो 9 और 1 10, और 10 का मतलब फिर से एक बार ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डिजिटल सम 1 होगा। अब ऑप्शन देख लीजिए कैसा, कौन सा ऑप्शन है जहां पे डिजिटल सम 1 बन रहा है। भाई 9 जहां भी बन जाए उसको खत्म कर दो, तो 9 यहाँ पे खत्म, 7 2 9 ये खत्म, 5 3 8, यहाँ पे डिजिटल सम नहीं बन पाएगा 1। यहाँ पे 7 2 9 9 9 7 3 10, और 10 बन गया। मतलब इसका ये है कि 1 + 0, मतलब इसका ये है कि इस ऑप्शन का डिजिटल सम कितना बनेगा, 1 बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रणव को दूसरे साल के अंत में कितना देना पड़ेगा, 7,29,937 रुपया मेरे भाई देना पड़ेगा। इस बात को समझे, ठीक है। और सही मैं बता रहा हूं, अगर इसका बेसिक कैलकुलेशन करोगे ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे भाई पसीना छुड़ा देगा ये प्रश्न। सही बता रहे हैं आप। सोचो ना, यहाँ पे 10% के जगह पे 15% 12% दे देगा, तो आप सोचो कितना जरा। यहाँ तो चलो 10% पे तो फिर भी आसान होगा, लेकिन यहाँ 12% 13% देना निकालना होगा, तो वहां बुखार तो छूट ही जाना है। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए डिजिटल सम इस्तेमाल करो, ज्यादा बेहतर है। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे, बहुत ही जबरदस्त टाइम एंड डिस्टेंस से ये प्रश्न है। एक पुलिसकर्मी ने 40 मीटर आगे एक चोर को देखा। मेरे भाई यहाँ पे पुलिस है, अपने से 40, ये पुलिस यहाँ पे अपने से 40 मीटर की दूरी पर, 40 मीटर आगे एक चोर को यहाँ पे देखा। ठीक है। अब ऐसा बोला गया, जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखा, मतलब पुलिस चोर को देखता है, चोर पुलिस को देखता है,
वे समान दिशा में ट्रैक पर दौड़ने लगते हैं। अब ये सही भी बात है। अब चोर ने देख लिया पुलिस को, अब पुलिस ने देख लिया चोर को, तो पकड़े जाने के लिए चोर तो वहां पे बैठे नहीं रहेगा ना। अब ये चोर भागना शुरू किया होगा तो पुलिस भी भागना शुरू पीछा किया, मतलब भागना शुरू किया होगा, पीछा करना शुरू किया होगा। अब ऐसा बोला गया कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, चोर की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और पुलिस की स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। तो आप मुझे बताइए कि इनके स्पीड का रेशियो कितना बनेगा। भाई अगर पुलिस और चोर की बात करें तो पुलिस की स्पीड है कितना, 12 मीटर पर सेकंड, इसका 10 है, तो इनके बीच रेशियो कितना बन जाएगा, 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, तो इनके स्पीड रेशियो ये बन जाएगा। अब मेरे भाई एक बात बताओ, ऐसा बोला गया दौड़ते हुए पीछा करता है, पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब आपको बताना था कि पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितना दूरी कुल तय करना पड़ेगा। सिंपल सी बात समझो इस बात को कि यहाँ पे पुलिस था, चोर यहाँ पे, जब इन दोनों के बीच की दूरी कितना था, 40 मीटर। अब आप मुझे बताओ जब यहां से भागना शुरू किया होगा तो ये भी इसको पीछा करना शुरू किया होगा और आगे ऐसे भागते हुए गया होगा। अब कोई एक ऐसा पॉइंट रहा होगा जहां पे यहाँ पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, इस पॉइंट पर बहुत ध्यान से समझना। अब इस बात को कितने लोग समझ पा रहे हैं कि जिस टाइम पे चोर भागना प्रारंभ किया था उसी टाइम पे पुलिस भी भागना मतलब पीछा करना आरंभ कर दिया था। बोलो हाँ या ना। कहने का मतलब कि घड़ी में अगर मान लो इसके लिए 10 बज रहा होगा तो इसके लिए भी 10 ही बज रहा होगा, इसके लिए 12 बज रहा होगा तो इसके लिए भी 12 बज रहा होगा, कोई एक टाइम तो रहा ही होगा ना। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब यहाँ पे पुलिस ने चोर को पकड़ा होगा तब भी घड़ी में दोनों के लिए टाइम सेम होगा। कहने का मतलब ये है कि जितना समय में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है उतने ही समय में पुलिस भी यहाँ से यहाँ तक पहुंची है। मान लो ये टी समय में पहुंचा है तो पुलिस भी टी समय में यहाँ से यहाँ तक पहुंची है। कहने का मतलब कि दोनों के द्वारा लिया गया जो समय होगा वो कांस्टेंट होगा। और एक नोट बना करके लिखिएगा, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस विल बी द सेम ऑफ द स्पीड। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो स्पीड के बराबर होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी मेरे भाई टाइम कांस्टेंट होगा तुम नोट बना करके लिख लेना, वहां पे डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होगा। स्पीड रेशियो 6:5 तो डिस्टेंस रेशियो भी 6:5। अब ये मुझे बताओ कि पुलिस जो है चोर से अगर देखा जाए तो रेशियो के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा दूरी तय कर रही है, तो आप बोलोगे सर 1। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए चोर यहाँ से भागते हुए यहाँ पे पकड़ा जाता है लेकिन पुलिस तो यहाँ से भागते हुए यहाँ पे पकड़ रही है। इसका मतलब कि पुलिस जो है चोर से कितना 40 किलोमीटर या 40 मीटर ज्यादा दूरी तय की होगी। रेशियो के अकॉर्डिंग कितना 1। अब 1 की वैल्यू अगर 40 मीटर के बराबर है तो पुलिस ने कुल कितना दूरी तय कर लिया, 6 चौके 24, 240 मीटर का। तो पुलिस के द्वारा जो तय की गई दूरी होगी मेरे भाई वो कितना होगा, 240। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सारे में डी लग गया क्या? ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? यहाँ पे 240 नीचे दिख रहा होगा आप लोगों को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि जब भी टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो से होगा। ठीक, चलिएगा अगला प्रश्न। ये भी बहुत प्यारा सा मेंसुरेशन से कॉन्सेप्ट था, सॉरी क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त। इसको कैसे करेंगे आप? भाई ऐसा बोला गया कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक संपूर्ण त्रिभुज को, देखो एक संपूर्ण त्रिभुज है अपने पास कुछ इस प्रकार से, 3 4 5 इसका भुजा है। अब ऐसा बोला गया संपूर्ण त्रिभुज को एक शंकु बनाने के लिए, अब इसको हमें शंकु बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के परित घुमा करके इस प्रकार बनाए गए शंकु का आयतन क्या होगा ये आपको बताना। मेरे भाई एक बात बताओ कि जब इसको घुमा करके ऐसे, अब यहाँ पे कोई वीडियो तो नहीं है जो घुमा करके दिखाएं, लेकिन आप मुझे एक बात ध्यान से समझना और बताना कमेंट सेक्शन में कि अगर जब हम 3 सेंटीमीटर वाले साइड को 3 सेंटीमीटर वाले साइड के परित ऐसे घुमाएंगे, समझ रहे हैं, तो कोण तो बनेगा, लेकिन उस केस में जो बेस होगा वो क्या बन जाएगा तुम्हारा 4 और तुम्हारा हाइट जो रहेगा वो क्या रहेगा 3। क्लियर है बात या नहीं? मतलब इसका ये है कि यहां से जो फिगर बनने जा रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिएगा जरा, कुछ इस प्रकार से। अब यहां से ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे ही तो बनेगा। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये है कि ये जो बेस में दिख रहा है आपको सर्कल, इस सर्कल का ये रेडियस बन जाएगा। तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 और एच की वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा, एच की वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 3। अब हमें क्या बताना था, आयतन। तो इसका आयतन जो होता है वो क्या होता है भाई, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका आयतन हो जाएगा 1/3 पाई, अच्छा पाई में ही आंसर दे रखा है, आर स्क्वायर। आर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लो 16
और एज कितना है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा 16 पाई आएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिएगा मेरे भाई, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ये जो प्रश्न है कई बार सेम डाटा पे पूछा जा चुका है। आइए देखिए इस प्रश्न को, देखो जरा, बहुत प्यारा सा। अगर तुम देखते देखते समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो इस प्रश्न को समझ पा रहा हूं। बोला ये गया कि इफ ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a इज। तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि यहां से जो इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा। और जब भी ये 2024 पिछले साल का क्वेश्चन है, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए मेरे भाई तो एकदम पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होती है, प्रैक्टिस आपका उस लेवल पे होना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे कोफिशिएंट जो है कितना है 3 है, यहाँ पे कितना 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही। 3 3 6 और 1 7 जोड़ने के बाद ये 7 बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब कि यहाँ पे a हो या a स्क्वायर हो या a क्यूब हो, इन सब की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? अरे a की भी वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो a स्क्वायर की वैल्यू 1 ही होगा, a क्यूब की वैल्यू 1 ही होगा। समझ पा रहे हो ना? तो इसका मतलब ये कि यहाँ से इसकी वैल्यू 1 1 बन जाएगा, तभी तो ये 7 पॉसिबल है। अब जब यहाँ पे a बराबर 1 है तो आप ही मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगा और 2a की वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 3 ही तो इसका फाइनल आंसर होगा। चलो अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे, ये भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब प्रश्न है। ये भी आपका रिमाइंडर थ्योरम से ही है लग रहा है। हाँ, रिमाइंडर से सवाल बता रहा था। जब इतना को 9 से विभाजित किया जाता है तो बताना है कि वास्तविक विभाजन किए जाने पर शेषफल क्या बचे। भैया मेरे, कोई भी संख्या 9 से कब डिवाइड होती है पहले तो ये बता दो। अब क्या हम इसको ऐसे, इसको 2 8 7 3 5 4 2 9 को क्या ऐसे 9 से डिवाइड करेंगे? नहीं करेंगे। 9 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कोई भी नंबर 9 से तभी कटता है मेरे भाई जब इसके सारे डिजिट्स जो है 9 से कट जाए। क्लियर है बात? सारे डिजिट्स का सम 9 से कट जाए, सॉरी, क्लियर है बात? तो हम यहाँ पे इसके सारे डिजिट्स का सम चेक कर लेते हैं कि 9 से कट जाएगा तो भैया ये 9 से डिविजिबल होगा, फिर रिमाइंडर 0 बच जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये 9 से नहीं कट रहा होगा। तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा चेक कर लेते हैं भाई। 9 से कटेगा ही, 5 4 9, ये भी 9 से कट जाएगा, 7 और 2 9, ये भी कट जाएगा 9 से। अब बच कितना गया? 8 3 11, 11 और 2 13। अगर 13 को हम 9 से डिवाइड करें तो मेरे भाई 9 एकम 9, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 4। तो 4 ही इसका फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रश्न को देखते हैं जल्दी से, फटाफट इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? अरविंद और चेतन ने 210 मीटर लंबे वृत्तीय पथ पर एक ही स्थान में एक साथ दौड़ना शुरू किया। यदि अरविंद को एक चक्कर पूरा करने में 180 सेकंड लगते हैं और चेतन को एक चक्कर पूरा करने में 420 सेकंड लगते हैं तो कितने समय बाद वे पथ पर शुरुआती स्थान पर पहली बार मिलेंगे? मेरे भाई जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो इस डिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं होता, सीधे सीधे आप ये देख लीजिए कि अरविंद को एक चक्कर लगाने में कितना 180 सेकंड का समय लग रहा है और चेतन को कितना लग रहा है? तो चेतन को लग रहा है 420। अब सीधे सीधे आप क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम 126 पे 18 और 42 का जो एलसीएम होगा कितना होगा? 126 और एक एक जीरो है मतलब 1260। एलसीएम कितना आ गया इसका? 1260। अब हमें ये पता चल गया कि 1260, अब ये सेकंड में था तो ये भी सेकंड में होगा। अब हमें यहां से ये पता चल रहा है कि जब 1260 सेकंड अरविंद लेगा तो ये कहीं ना कहीं कुल कितना चक्कर लगा लिया होगा? 7 चक्कर। भाई एक चक्कर अगर 180 सेकंड में लगा रहा है तो 18 7 126 मतलब 7 चक्कर लगा लिया होगा। खैर हमें ये नहीं पता करना है कि चक्कर कितना लगाया है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। जब 1260 सेकंड चेतन ने लिया होगा तो ये कुल कितना ये चक्कर पूरा किया होगा? तो इसने 3 चक्कर पूरा किया होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपसे पूछा यही तो गया था कि बताओ कितने समय के बाद वे पथ पर शुरुआती स्थान पर पहली बार मिलेंगे। मतलब चक्कर पूरा करने के बाद जहां से, जैसे मान लीजिए कि एक सर्कुलर पथ है, अब यहां से मान लीजिए चक्कर स्टार्ट करते हैं रनिंग करना, तो यहां से भाई स्टार्ट किए और फिर यहाँ पे जाकर के ये फिर से अगर दोनों एक ही पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट से ये लोग चलना शुरू किए थे इस पॉइंट पर ये कितने समय बाद मिलेंगे ये आपको बताना था। तो कहने का मतलब ये है कि जब 1260 सेकंड का समय लगेगा तो ये अपना तीसरा चक्कर कंप्लीट कर रहा होगा और 1260 सेकंड का समय जब लगेगा तो ये अपना 7वां चक्कर कंप्लीट करके यहां से चलते हुए कहीं ना कहीं यहीं पे तो मिले होंगे।
कहने का मतलब ये है कि 1260 सेकंड का कुल समय लग जाएगा, लेकिन ऑप्शन में आपके पास गिवन था मिनट में, तो इसको आप 60 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 1260 को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो 0 से 0, 6 से कितने बनो, 6 दूनी 12, 6 कम 6, मतलब 21 मिनट के बाद वो समय आएगा कि ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। क्लियर है बात? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा जल्दी से फटाफट अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये आपके हाइट एंड डिस्टेंस से बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है कि वह जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है तो सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से कितने दूरी पर है? मेरे भाई एक बात बताओ कि एक सीढ़ी दीवार के सहारे अगर इस प्रकार टिकी हुई है कि वो जमीन से 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो मान लो दीवार कुछ इस प्रकार से होगा। दीवार पर सीढ़ी हम लोग कैसे रखते हैं? कुछ इस प्रकार से। अब अगर ये जमीन से 60 डिग्री का कोण बना रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल बन रहा होगा कितने डिग्री का बन रहा होगा? 60 डिग्री का। और राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको एक नहीं कई बार पढ़ाया है कि मेरे भाई अगर राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एंगल, भाई ये नंबर तो फिक्स है, अब इन दोनों में से कोई भी एंगल अगर 60 बन गया तो दूसरा एंगल कितना बनेगा? 30 बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कि 30 के सामने वाली साइड जो होगी 1 होगी, और 60 के सामने वाली जो साइड होगी कितना होगी? √3 होगी। अब यहाँ पे पाइथागोरस यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ उसके अकॉर्डिंग 60 के सामने ये कितना हो जाएगा? √3। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? 30। अब ये वाला कितना हो जाएगा? 1। 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, पाइथागोरस यूज करेंगे यहाँ पे, ये 2 बन जाएगा। अब ऐसा बोला गया कि यदि सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर की है, सीढ़ी की लंबाई मेरे भाई कहीं ना कहीं सीढ़ी की लंबाई यही तो होगा, बोलो हाँ या ना। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू अगर 10 मीटर का है, इसका मतलब कि 2 बराबर है किसके? 10 के। तो एक की वैल्यू कितना होगा? 5 मीटर के। आपसे पूछा क्या था? पूछा यह था कि बताओ सीढ़ी का निचला हिस्सा जो होगा वो दीवार से कितने दूरी पर है? सीढ़ी का निचला हिस्सा ये है और दीवार का निचला हिस्सा ये है। अब इससे कितने दूरी पर है मेरे भाई? 1 यूनिट के बराबर। और 2 बराबर है अगर 10 के, तो 1 बराबर किसके होगा? 5 मीटर के। ऑप्शन इसका देख लो कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब इसका 5 मीटर करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, ठीक है, इस प्रश्न को करिए जल्दी से फटाफट। आप देखो ये प्रश्न डायमंड वर्क से था, बड़ा प्यारा सा। ये प्रश्न जो है आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे भी जा चुके हैं। मेरे भाई प्रश्न क्या कह रहा है? रॉबर्ट, क्रिस और जेरमी 3 दोस्त हैं। ये काम को किसी एक काम को क्रमशः 10 दिन में कर सकते हैं, 14 दिन में ये कर लेगा, और जेरमी जो है अकेले 21 दिन में कर लेगा। एक निश्चित कार्य को पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया और रॉबर्ट ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। क्रिस ने काम पूरा होने के ठीक 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो कार्य को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा ये आपको बताना था। मेरे भाई जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको कैसे करना चाहिए, बहुत ध्यान से चीजों को समझिए। रॉबर्ट अगर अकेले उस काम को करे तो कितने दिन में करेगा बताओ? रॉबर्ट जो है अगर अकेले उस काम को करे तो कितने दिन में करेगा? ऐसा बोला गया कि 10 दिन में करेगा। और क्रिस जो है कितना दिन में करेगा? तो क्रिस करेगा 14 दिन में। और जेरमी जो है वो कितने दिन में करेगा मेरे भाई? तो ये हो जाएगा 21 दिन। क्लियर है बात? मतलब रॉबर्ट किसी काम को अकेले करे तो 10 दिन में, उसी काम को ये 14 दिन में कर सकता है और ये उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। सबसे पहले तो टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क 210 ले लेते हैं। 210 इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, और 14 5 70, और 70 का ये 3 गुना होगा तो इससे भी कट जाएगा। क्लियर है बात? अब टोटल अगर 210 काम अपने पास है, मान लो अगर ये 10 दिन में कर लेता है रॉबर्ट, तो एक दिन में कितना किया होगा? 21। ये एक दिन में कितना किया होगा? उसके लिए क्या करना होता है? टोटल वर्क को डिवाइड कर दीजिए टोटल टाइम से। तो अगर 14 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 15। और ये इसका एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। समझ पा रहे? मतलब हम लोगों ने क्या निकाल लिया? इफिशिएंसी निकाल लिया, एक दिन में इनके द्वारा किया गया था। अब इसके बाद पढ़िए, बोला ये गया कि रॉबर्ट ने ये दो तीनों मिलकर के काम शुरू तो करते हैं एक साथ, लेकिन रॉबर्ट जो है 5 दिन के बाद कार्य छोड़ देता। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न है तो जो शुरुआत करने से जितने दिन के बाद वो काम छोड़ रहे होंगे, आप सबसे पहले उनको माइनस कर दीजिए। मतलब इसका ये है कि अगर रॉबर्ट को या किसी को भी काम शुरू एक साथ करना है और फिर कुछ दिन बाद जब छोड़ना ही है, तो मेरे भाई तुम शुरुआत से ही मतलब समझ आ रही है बातें। तो मैं ये सलाह दूंगा आपको कि रॉबर्ट को ना आप शुरुआत से ही इसको अलग कर दीजिए, मतलब हटा दीजिए। भाई तीनों ने जब मिल करके काम किया हो, शुरू किया होगा, तो कहीं ना कहीं 210 यूनिट काम करने का इनका टारगेट होगा। बोलो हाँ या ना? अब आप मुझे बताओ, तीनों ने मिल करके शुरू तो किया, लेकिन 5 दिन बाद रॉबर्ट छोड़ देता, तो मैं इससे रिक्वेस्ट करके बोलूंगा कि भाई तुम एक काम करो, तुम शुरू से ही मत करो। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर रॉबर्ट एक दिन में 21 काम करेगा तो मेरे भाई 5 दिन में कितना करेगा? तो आप बोलोगे सर 105। अब इतनी सी बात बताइए कि 105 काम इसने 5 दिन में कर लिया होगा। अगर हम लोग रॉबर्ट को हटा देते हैं, नहीं लगाएंगे काम पे, तो कहीं ना कहीं इसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा उसको क्या कर देना? आपको माइनस कर देना। अब बचेगा कितना अपने पास? 105 काम।
अब इस काम को किसको किसको करना है, क्रिस और जेरेमी को, ठीक है। अब एक बात और बोला गया कि भाई मेरे क्रिस जो है ना, ये काम खत्म होने के ठीक 2 दिन पहले ये भी कार्य छोड़ रहा है। तो देखो कभी भी इस प्रकार के बिफोर वाला कंडीशन आए तो एक सलाह मैं दूंगा आपको कि जो जितने दिन पहले छोड़ रहा है उसको उतने ही दिन जबरदस्ती काम पे लगा दो, जबरदस्ती लगा दो, रिक्वेस्ट करके लगा दो, बस लगा दो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर क्रिस 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है ना, आप इसको 2 दिन काम करा दो रिक्वेस्ट करके, तो एक दिन में अगर मान लो 15 काम करेगा तो 2 दिन में कितना कर लेगा बताओ, 30 काम करेगा, बोलो हाँ या ना। अब आप अगर 2 दिन इससे रिक्वेस्ट करके काम करा लेते हो, इसका मतलब कि क्रिस और जेरेमी शुरुआत से लेकर के लास्ट तक करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि जो 30 काम इसने किया होगा वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा काम होगा, क्योंकि प्रश्न में तो ये नहीं बोला है ना कहीं पे भी कि आप क्रिस को 2 दिन रोक करके काम कराइए। ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन को सीधा करने के लिए क्या किया, इसको 2 दिन और काम करा दिया। मेरा एक सलाह मानो, आपको करना क्या है, बस एक ही ट्रिक ध्यान रखना, जब भी आफ्टर की बात करें मतलब काम शुरुआत होने के बाद, और बिफोर का बात करें मतलब काम खत्म होने के कुछ दिन पहले, तो आफ्टर के केस में आप माइनस कर दीजिएगा और बिफोर के केस में क्या कर देना, प्लस कर देना। क्लियर है बात। बस इनका 2 दिन का 5 दिन का काम जो भी होगा, जितना भी होगा बस देख लीजिएगा। बस इस बात को ध्यान रखना कि आफ्टर का जब भी कंडीशन आएगा कि इतने दिन बाद काम छोड़ रहे, तो उसमें माइनस और बिफोर का केस प्लस हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि टोटल वर्क जो होगा वो कितना हो जाएगा, 135। अब 135 ये काम कौन करेगा, तो क्रिस और जेरेमी। क्रिस और जेरेमी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 25। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 5 से 5, 5 से ये 27, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 25 2.0 मतलब 20 बन जाएगा, 5 के 20, मतलब आपका फाइनल जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 5.4। और 5.4 आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको ऐसे करना चाहिए। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे ये है पाइपिंग सिस्टम से। जल्दी से फटाफट इस प्रश्न को देखो क्या कह रहा है मेरे भाई। एक टंकी को विभिन्न एक समान प्रवाह दर वाले 3 पाइपों द्वारा भरा जाता है। जब पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करते हैं, पहले 2 पाइप को हम ए और बी के रूप में मान लेते हैं, कोई दिक्कत है, चलिए पहले 2 पाइप एक साथ काम करते हैं तो वे टंकी को उतनी ही अवधि में मतलब उतनी ही समय में भरते हैं जितने समय में अकेले तीसरा पाइप भरता है। चलिए एक बात तो यहां से क्लियर हो गई मेरे भाई कि एक टंकी को भरने के लिए 3 नल लगे हुए हैं। अब स्टार्टिंग के जो 2 नल है ए और बी, इनको खोला गया भरने के लिए, तो पता यह चल रहा है कि ये लोग भी मिल करके दोनों नल एक साथ मिल करके उतनी ही समय में टंकी को भर रहे हैं जितने समय में सी अकेला भर रहा है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। उतनी ही अवधि में ये सी अकेला भर रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ से पढ़ो, जब पहले 2 पाइप को एक साथ कार्य करते हैं तो वे टंकी को उतनी ही समय में भरते हैं, उतनी अवधि का मतलब समय होता है, समय में भरते हैं जितने समय में वह अकेले तीसरा पाइप इसे भरता है। तो हम ये मान ले कि अगर तीसरा पाइप इस टंकी को टी आवर में या टी मिनट में भर रहा होगा, तो ये कितने में भर रहा होगा, ये दोनों मिल करके टी आवर में भर रहे होंगे। क्लियर है बात, इतनी सी बात क्लियर है। चलिए अब ऐसा बोला गया कि दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टंकी को 5 घंटे जल्दी भर सकता है, किंतु तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे भर सकता है। अब आप मुझे बताइए अगर ए बी सी तीनों का अलग अलग इफिशियंसी अलग अलग टाइम निकाला जाए, तो आप मुझे बताइए कि सी तो अकेले अगर भरेगा टंकी को तो टी आवर लेगा ही लेगा, लेकिन दूसरा पाइप जो है बी, ये ऐसा बोला गया कि तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटा धीमे भर रहा है। भाई 4 घंटा धीमे का मतलब ये है कि ये 4 घंटा ज्यादा ले रहा होगा, क्या इस बात को समझ पा रहे हैं। और दूसरा पाइप जो है ये पहले पाइप की तुलना में 5 घंटा जल्दी भर देता है। पहले पाइप की तुलना में अगर ये 5 घंटा जल्दी भर देगा, इसका मतलब कि ये इससे 5 घंटा ज्यादा ले रहा होगा, मतलब कितना ले रहा होगा, t+9। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन के इस वाले कंडीशन को अलग कर दूं, तो आपको यहां से क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहां पे देखने को मिल रहा है कि ए और बी 2 नल है, ए और बी 2 नल है, कहीं ना कहीं अलग अलग इनको एक साथ लगाया जाएगा तो टंकी को टी आवर में भर देंगे। अगर ए को अलग लगाएंगे तो इनके द्वारा लिए गए समय से ये 9 घंटा ज्यादा लेगा, और अगर बी को अलग लगाएंगे आप काम पे भरने के लिए तो ये इनके द्वारा लिए गए समय से ही 4 घंटा ज्यादा लेगा। देखो जब भी इस प्रकार के प्रश्न है, ये टाइम एंड वर्क में भी ये प्रश्न आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी ये कंडीशन ऐसा बन जाए कि a + b किसी कार्य को मान लो टी डेज में कर रहे हैं,
और अगर ए को अकेले काम पे लगाया जाएगा तो बट ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई कि अकेले अगर ये काम करेगा तो इससे कुछ तो ज्यादा समय लेगा। तो मान लिया टी प्लस टी1 समय ज्यादा ले रहा है, और बी को अगर अकेले हम काम पे लगा रहे हैं तो टी प्लस टी2 समय ज्यादा लेगा। ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है वो ए जो एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है टी1 के रूप में ले रहा है, बी जो ले रहा है कितना ले रहा है टी2 के रूप में। अब यहाँ से अगर टी की वैल्यू निकालना होगा तो एक डायरेक्ट ट्रिक ये है कि आप डायरेक्ट इसको अंडर रूट के अंदर टी1 और टी2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे अगर मुझे इस टी की वैल्यू चाहिए, देखो अगर इस टी की वैल्यू मिल जाएगा तो मुझे हर एक का आंसर मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे इतनी सी बात बताइए कि अगर मुझे इस टी की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जो भी एक्स्ट्रा टाइम है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 9 और 4 को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट के अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 4, और 9 इंटू 4 का मतलब 36, 36 जब बाहर जाएगा अंडर रूट से तो कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। और आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा ये था कि बताओ पहले पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो पहले पाइप के द्वारा टंकी को भरने में इतना समय लग रहा है। अगर टी की वैल्यू 6 है तो 9 और 6 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 15 आवर, और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए देखो समझाने में हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त लग गया हो, लेकिन अगर इस प्रश्न को डायरेक्ट मुझे करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डायरेक्ट ऐसे कर ले, लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि कंडीशन यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार सभी लोग मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे एक चार्ट दे रखा और इस चार्ट के बारे में ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखा, और इस इंफॉर्मेशन के बिहार पर अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा। अब इसको एक बार ध्यान से पढ़िए सभी लोग। द टेबल गिवन हियर रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रेवल बाय टू एथलीट्स एक्स एंड वाई इन द सेम डायरेक्शन। मतलब एक्स और वाई के द्वारा सेम दिशा में, मतलब समान दिशा में तय की गई जो दूरी है वो यहाँ पे किलोमीटर में दे रखी है। क्लियर है बात। और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है वो किस चीज का दे रखा है, आवर में है। आवर की वैल्यू दे रखा है कि पहले घंटे में एक्स ने 25 किलोमीटर की दूरी तय किया और वाई ने 30 किलोमीटर की दूरी तय किया, और इस प्रकार से सेकंड में 35, 45, थर्ड में 25 और 40। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे समय का यहाँ पे ग्राफ दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, बोला यह गया कि वाई एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 आवर। मतलब आपको बताना था कि प्रथम 5 घंटे में वाई का जो एवरेज स्पीड था वो क्या था। अब आप मुझे बताइए कि प्रथम 5 घंटे में वाई का एवरेज स्पीड, आप इतनी सी बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। अब आप मुझे बताओ कि टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए फर्स्ट 5 आवर में तो वाई के द्वारा कुल कितना तय किया गया। यहां से इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 30, 70, 20, 90 और 30 हो जाएगा आपका 120, और 45 और ले लो 165। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा मेरे भाई ये 165 है। अब टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम आपका टोटल टाइम 5 आवर है भाई। प्रथम 5 घंटे का ही तो बताना था। तो एवरेज स्पीड जो आएगा मेरे भाई वो कितना आ जाएगा 165 डिवाइड बाई 5। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा आपका कितना 33 किलोमीटर पर आवर, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न सीआई से है, बड़ा प्यारा सा। जब भी इस प्रकार के प्रश्न है सबसे पहले तो प्रश्न को पढ़ो और समझो। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में 4500 रुपए हो जाती है तथा 4 वर्षों में 6750 हो जाती है, तो बताना था कि मूलधन कितना होगा। देखो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, कंडीशन समझो कि जब भी कोई प्रिंसिपल मान लो टी ईयर में भाई A1 हो रहा है, A1 का मतलब अमाउंट फर्स्ट, और यही प्रिंसिपल 2T ईयर में अगर मान लो A2 हो रहा है, मतलब कि जितना समय यहाँ पे लग रहा है इसके जस्ट दोगुना समय की बात किया जाए। दोगुना का मतलब कि ये बोला जाए कि कोई प्रिंसिपल 1 साल में इतना हो रहा है, 2 साल में इतना हो जा रहा है, तो यहाँ पे टाइम दोगुना है। या फिर ऐसे मान लो दिया जाए कोई प्रिंसिपल 2 साल में इतना हो रहा है, 4 साल में इतना, कोई प्रिंसिपल 3 साल में इतना हो रहा है, 6 साल में इतना। मतलब इसका ये कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब भी टाइमिंग का रिलेशन दोगुना था, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि कोई प्रिंसिपल किसी निश्चित दर से 2 साल में इतना और 4 साल में इतना, तो जब भी टाइमिंग दोगुने की बात किया जाएगा ना तो यहाँ से डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालने के लिए एक तरीका क्या है, वैसे तो रेशियो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट तरीका ये है कि प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला अमाउंट का स्क्वायर कर दीजिए डिवाइड बाई सेकंड अमाउंट, डायरेक्ट यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगा। अब यहाँ पे पहला अमाउंट के रूप में कितना 4500 है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे 4500 का 2 बार मल्टीप्लाई करा देंगे और डिवाइड कर देंगे जिससे 6750। ठीक है, अब इसको काटेंगे 0 से 0, 25 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा भाई 100 से 25 अगर देखा जाए तो 25 से 100 कितने बार में कट जाएगा 4 बार में,
तो 400 कितने बार में कटेगा, 4 चौके 16 बार में, और 50 और है तो 16 तो 18 हो जाएगा, तो ये 25 से 18 बार में कट जाएगा। और ये 25 से कितने बार में कटेगा, 100 अगर 4 बार में तो 600 कितने बार में, 6 चौके 24 और 75 में 3, तो 24 दिन 27 बार में ये कट जाएगा। अब ये बता दो कि 9 से काटोगे 2 बार में, 9 से काटोगे 3 बार में, और 3 से काटोगे 1500 बार में, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा 15 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 3000। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला प्रश्न लगाते हैं। समय कम है, समझ पा रहे हो ना, इसलिए अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पीछे जाकर के देख लीजिएगा। ए बी तथा सी ने व्यापार शुरू किया तथा 4:5:6 के अनुपात में उसने पूंजी निवेश की। यदि उन्होंने 2-3-4 के अनुपात में अपना लाभ को बांटा है तो ज्ञात करें कि उन्होंने अपनी पूंजी कितने अवधि के लिए, मतलब कितने समय के लिए, कितने अवधि के अनुपात में निवेश किया। मतलब अगर देखा जाए यहाँ से मेरे भाई, तो हमें टाइम का रेशियो बताना था। और जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे पार्टनरशिप में जो भाई प्रॉफिट होता है वो किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। बोलो हाँ या ना। अब हमें निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम निकालने के लिए क्या कर देंगे, प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे इन्वेस्टमेंट से, बात करता हूँ। अब यहाँ से एबीसी का हम डायरेक्ट टाइम निकाल देते हैं। अब ये बताओ प्रॉफिट कितना है इनका, तो इनका जो लाभ है किस रेशियो में बटा है, 2-3-4 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, मतलब 2-3-4 के अनुपात में बांटे। बोलो हाँ या ना। तो इनका ये प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे अगर हम इन्वेस्टमेंट से, तो डायरेक्ट मुझे टाइम मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट इनका कितना था, 4-5-6, तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, और इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा और छोटा किया जा सकता है, 2 से 2 बार में, और यहाँ से 2 से 2, 2 से 3 बार में। अब बेस में बच गया कितना, 2, 5, 3। तो इस प्रकार की कंडीशन में हम लोग रेशियो कैसे निकालते हैं, एलसीएम ले लेते हैं बेस वाले को। 2, 5, 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 ले लिया जाए, 5 से 15 दूनी 30, 15 2 से नहीं कटेगा, 30 ले लेते हैं। ठीक है। अब इस 30 का भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, 1/2, 30 का 1/2 कितना हो जाएगा, 15। अब इस 30 का 3/5, 5 6 का 30, 6 3 18, और इस 30 का भाई 2/3, मतलब 3 से 10 बार में, 10 दूनी 20। तो यहाँ से जो रेशियो बनेगा टाइम रेशियो, वो कितना बन जाएगा, 15 18 20। वो दिख रहा है क्या ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये भी जल्दी से देख लो फटाफट। इस प्रश्न को देखो, द गिवन पाई चार्ट शोज, ये भी आपका डीआई से प्रश्न था, शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 20,000 एम्प्लॉइज इन अ कंपनी। मतलब यहाँ पे 20,000 एम्प्लॉय है, और यहाँ पे जो पाई चार्ट शो कर रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज में दे रखा है। क्लियर है बात। अब आप मुझे बताना है, आपको इस प्रश्न को देख करके, बहुत पहले तो इस डाटा को अच्छे से देखिए, फिर जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब दीजिए। स्टडी द गिवन चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन दैट फॉलोज। ओके, अब प्रश्न ये कह रहा है मेरे भाई, यहां पे पूछा ये गया आपसे कि बताओ, इफ 30% ऑफ द एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट डी आर फीमेल्स, मतलब डी विभाग में 30% कर्मचारी ऐसी हैं जो महिला है। अब आप मुझे बताओ कि डी कहां दिख रहा है, डी में यहाँ पे सबसे पहले तो एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय निकालो भाई। टोटल 20,000 का देखो, 20,000 का कौन कितना, जैसे 20,000 का 20% जो है ये एम्प्लॉय ए है, यहाँ पे डाटा इस प्रकार से दिया हुआ है। 20,000 का जो 20% है वो एम्प्लॉय ई है, 20,000 का 20% एम्प्लॉय बी है, इसी प्रकार से 20,000 का 30% जो होगा ये एम्प्लॉय डी है। अब एम्प्लॉय में मेल और फीमेल दोनों होंगे, तो सबसे पहले तो हम एम्प्लॉय निकाल लेते हैं भाई। डी के बारे में पूछा गया था, तो आप मुझे बताइए कि अगर इसका 30% अगर एम्प्लॉय डी है, डी एम्प्लॉय, ठीक है, डी एम्प्लॉय कितने, 30%, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 6,000। मतलब 20,000 में से 6,000 तो डी के एम्प्लॉय है। अब इसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे, अब इसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे, लेकिन अपन को क्या निकालना था, यहाँ पे बोला ये गया तो बताना यह था कि 30% कर्मचारी फीमेल महिला है। अगर विभाग डी में 30% कर्मचारी महिला है तो विभाग में कितने पुरुष कर्मचारी। देखो सबसे पहले तो ये मुझे बताओ कि डी के एम्प्लॉय आप टोटल निकालिए 4,000, सॉरी 6,000। अब जब ये बात क्लियर कर दिया है कि 30% महिला है इसका, तो मेरे भाई 70% इसका क्या होगा, पुरुष होगा। और पुरुष की तो वैल्यू चाहिए, तो हम महिला निकालने के चक्कर में क्यों पड़ेंगे, सीधे सीधे इसका 70% निकाल लो, कितना आ जाएगा, 42, मतलब 42, तो इसका फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी बड़ा बेहतर सा है, बहुत ही बेहतर सा, ये भी पिछले साल का ही पूछा गया प्रश्न है। ऐसा बोला गया कि एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक है, स्टॉक ए बी सी डी के रूप में, ठीक है। ए पोर्टफोलियो में ए पोर्टफोलियो
कि 20% को निरूपित करता है। मतलब इसका ये है कि ए, बी, सी और डी टोटल यहाँ पे स्टॉक के रूप में कितना, टोटल यहाँ पे स्टॉक के रूप में मेरे भाई 4 स्टॉक है एबीसीडी के रूप में। अब यहाँ पे ए जो है टोटल कितना 20% के बराबर, और बी जो है वो कितना ये इसका जो हिस्सा है और कह सकते हो 30%, और यहाँ पे इसका जो भाग है सी का वो कितना है 20%, और डी का कितना है, तो डी का है भैया 30%। ठीक है, अब ऐसा बोला गया सबका ये टोटल आपका अलग अलग पार्ट मिल गया कि ए का भाग, बी का भाग, सी का भाग, डी का भाग कितना है। क्लियर है बात, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ऐसा बोला गया कि ए से कुल रिटर्न के रूप में 6% हो रहा है। अब देखो जब भी इस प्रकार के प्रश्न है ना, इसको एवरेज हमें परसेंटेज में आंसर फाइंड करना था। क्लियर है बात, और हमें एवरेज बताना था, तो हम सीधे सीधे क्या कर लेंगे ना, यहां से इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। भाई परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म। तो यहाँ पे जो इनके पोर्टफोलियो का रेशियो दे रखा है, मतलब अपने पास एबीसीडी का वो कितना है 2 3 2 3। क्लियर है बात। अब अगर यहाँ से 6% रिटर्न मिल रहा है, तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ से कुल कितना मिल रहा है मेरे भाई 12%। बोलो हाँ या ना, 6 दूनी 12। ऐसा सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने कई बार प्रश्न किया है। अच्छा, बी से कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, तो 8% का मिल रहा है। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ कि ओवरऑल टोटल रिटर्न कितना मिलेगा इसको, 24% का बी से। क्लियर है बात। और सी से कितना मिल रहा है, तो 20% का आपको मिल रहा है। तो यहाँ से 20%, सॉरी सी से मिल रहा है आपको 4%, सी से 4% मिल रहा है, तो ये 4% हो जाएगा। मतलब यहाँ से टोटल यहाँ पे रिटर्न के रूप में 8% मिलेगा। और ऐसा बोला गया कि डी से जो है, डी से कितना मिल रहा है, तो डी से मिल रहा है मेरे भाई निगेटिव रिटर्न। थोड़ा सा इस बात को फोकस करिएगा, यहाँ पे निगेटिव रिटर्न मिल रहा है 5% का। तो ये तो मिल तो रहा है, लेकिन निगेटिव रिटर्न मिल रहा है 5%। मतलब इसका ये है कि यहाँ से कुल कमाई में से 15% तो माइनस हो गया होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे एवरेज यहाँ पे रिटर्न चाहिए, टोटल का चारों का एवरेज रिटर्न मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, सबसे पहले जोड़ करके 15 माइनस कर दूंगा, या फिर हम 12 में हम क्या करेंगे 8 से क्या, एक काम करो सुनो, इस 24 से 3 दे दिए, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 3 15, 15 पॉजिटिव और निगेटिव खत्म हो जाएगा। अब 3 यहाँ से गया होगा तो बचा कितना होगा 21, 21 और 8 कितना 29। अब 29% ये आपका ये टोटल रिटर्न आ रहा है, कहीं ना कहीं सम ऑफ रिटर्न आ रहा है। और एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, सम को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और नंबर यहाँ पे कितना था 3 2 5 और 3 2 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 10, 10 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज रिटर्न जो आएगा वो कितना आ जाएगा 2.9%, और यही आपका जो कुल रिटर्न होगा ऑप्शन ए के रूप में होगा। ठीक है, 2.9%। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, जब भी देखो ये भी प्रश्न बड़ा प्यारा सा था, पिछले साल का ही प्रश्न है, और जब भी इस प्रकार के प्रश्न है तो मैं सीधे सीधे कहूंगा आपको कि यहाँ से अगर आपसे पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, और इधर अगर वेरिएबल एक्स और वाई के रूप में है, तो सीधे सीधे ऑप्शन डी लगा देना। इसमें एक फॉर्मूला बनता है, जैसे यहाँ पे गिवन क्या है, ध्यान से देखो, ए बराबर एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ये दिया, और बी बराबर क्या दे रखा है, तो बी बराबर दे रखा है एक्स साइन थीटा प्लस माइनस वाई कॉस थीटा, ये दे रखा है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन आपको हिंट जरूर दूंगा। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, और हम क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशन को स्क्वायरिंग बाय बोथ साइड करके, दोनों को स्क्वायरिंग करके जोड़ दें अगर, तो आपको इधर में क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, और इधर भी स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए तो देखो आपसे पूछा क्या गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहां से जो स्क्वायर करके आप जोड़ेंगे, मतलब यहां जो भी आएगा वही कहीं ना कहीं आपका फाइनल रिजल्ट के रूप में होगा। अब देखो एक बात समझना, थोड़ा सा इसको इमेजिन करना, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, पूरा समझा ही देते हैं। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। बोलो हाँ या ना। और जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और माइनस के केस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब आपको पता है कि जब इसको ऐड करेंगे तो ये तो भाई कट जाएगा ना, अगर यहाँ पे बराबर बराबर है, ये रूट नहीं है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये है कि 2ab वाला पार्ट तो कट जाएगा। अब अपने पास बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर के रूप में आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू, चलो बता ही देते, कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिल गया, इसमें से ये मिल गया, और प्लस में आपको यहां से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखना जरा कि अगर मैं इस वाले को इसको इसके साथ जोड़ दूं तो दोनों से कॉमन मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, और मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वन हो जाएगा, वन को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। और सिमिलरली अगर यहाँ इन दोनों को जोड़ दूं तो वाई कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा कितना, वन, तो वन को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर ही रहेगा। इसका मतलब कि पूरा जो टर्म्स है मुझे क्या दे देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब भी ऐसा कंडीशन बन जाए तो सीधे सीधे यहाँ पे लगा देना, वेरिएबल चेक कर लेना, यहाँ पे अगर एक्स और वाई के रूप में है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो इस प्रश्न को देखो, ये भी बड़ा प्यारा सा प्रश्न है मेरे भाई। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम क्या कर लेते हैं, सुनो, यहाँ पे अगर मैं इसको ए मान, अगर मैं 25 को 25 बराबर ए मान लेता हूं तो अपने पास गिवन क्या है, ए टू दी पावर 4, बोलो हाँ है ना, प्लस भाई 1250 में से ये 25 का स्क्वायर, ये प्लस में माइनस में, 25 का स्क्वायर 625, अब 1250 में 625 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 625 ही बचेगा, और 625 का मतलब कि वो कहीं ना कहीं 25 का स्क्वायर होगा, 25 का मतलब ए का स्क्वायर होगा। समझ पा रहे हो क्या, 1250 में हमने क्या कर दिया, 25 का स्क्वायर मतलब 625 माइनस कर दिया, तो बचा कितना होगा, 625, 625 का मतलब 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 1, और नीचे में आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे 25 के जगह पे अगर ए रख लें तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 मिल रहा है, और हमें बताना था कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब एक बात जरा ध्यान से समझना, कहीं ना कहीं अगर आप अलजेब्रा पढ़े होंगे तो एक आपको फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, बहुत ही जबरदस्त, ध्यान से देखना, ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब ये बराबर किसके होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? अब क्या आपको यहाँ पे भी वही चीज दिख रहा है, इसके बराबर ये दिख रहा है, देखो ए टू दी पावर 4, यहाँ पे 1 के पावर में कुछ नहीं तो पावर 4 लगा दो, ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4, ठीक है मेरे भाई, प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये चीजें दिख रही होंगी, बोलो हाँ या ना, और इतना बराबर आप इतना रख सकते हो, इसके जगह पे हम इतना रख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि नीचे में आपको ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 दे रखा है, मतलब यहां से अगर हम इसके जगह पे, आप समझिएगा मेरी बात को, अगर मैं इस पूरे टर्म को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वाले से पॉजिटिव वाले कट जाएगा। क्लियर है बात? अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपका ये नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे ए बी आया है, यहाँ पे बी के रूप में कहीं ना कहीं 1 है, इसलिए यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, तो सेम वही कंडीशन आपको यहाँ भी दिखने लग जाएगा। तो प्लस वाले से प्लस वाले कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस वाला, और माइनस वाला बचने का मतलब क्या है कि जो फाइनल रिजल्ट हुआ कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर का मतलब 1, और यहाँ पे ए बी का मतलब माइनस का, ये कहीं ना कहीं, अब यहाँ बी के जगह पे क्या है, 1 है, और ए के जगह पे आपका तो ए ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यही बचना है, बोलो हाँ है ना। अब ए के जगह पे 25 रखा था तो ये कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 प्लस में 1 माइनस ए, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए का मतलब 25 ही माइनस कर लो, 25 ही माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा कितना, 626 में माइनस करोगे 25, तो ये कहीं ना कहीं 601 हो जाएगा, और ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी अगला प्रश्न भी बड़ा प्यारा सा है, और यही प्रश्न इसका लास्ट प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखना। मान लीजिए कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का व्यास पी क्यू आर एस है, ये जो वृत्त आपको दिख रहा है, ये व्यास पी क्यू आर एस जो दिख रहा है ना, ये बड़े वाले वृत्त का ये व्यास है। ठीक है, पी क्यू क्यू आर और आर एस की लंबाई बराबर है, मतलब पी क्यू बराबर है किसके, क्यू आर के, और ये आर एस, ये सभी आपस में बराबर है। अब एक बात बताइए कि अगर ये बराबर है और बड़े वाले जो वृत्त है, बड़े वाला जो सर्कल है, अगर रेडियस उसका 9 सेंटीमीटर है, तो पूरा ये डायमीटर पीएस कितना हो जाएगा बताओ, पीएस पूरा 18 होगा। अगर ये पी क्यू क्यू आर और आर एस 3 बराबर बराबर भागों में बांटा गया, इसका मतलब कि 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर में बांटा गया है। अब इतनी सी बात बताइए कि यहाँ पे अगर पी क्यू क्यू आर और आर एस की वैल्यू 6 सेंटीमीटर मिल गया मुझे, क्यूएस को एक व्यास मान करके
अर्धवृत्त खींचा गया। भाई क्यूएस को व्यास मान करके, ये जो आपको फिगर में दिख रहा है यहां से यहां तक एक अर्धवृत्त बनाया गया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा फिगर में। फिर इसके बाद आपको बताना क्या था, जैसा कि आरेख में दिखाया गया, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल का अछायांकित भाग से क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल और अछायांकित भाग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। छायांकित भाग मतलब ये वाला पार्ट, बोलो आया ना। और इस वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे हम, इस अर्धवृत्त का एरिया निकाल करके और इस वाले अर्धवृत्त का एरिया माइनस कर दे। भाई पूरा अर्धवृत्त का एरिया निकाल लिया हमने, ठीक है, और इसमें इसका एरिया माइनस कर देंगे तो हमें यही तो मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो मुख्य रूप से हमें क्या चाहिए, हमें ये जो नीचे आपको अर्धवृत्त दिख रहा है ना, इसका मुझे एरिया चाहिए, समझ पा रहे, क्योंकि जितना एरिया इसका होगा उतनी एरिया इसका होगा, बोलो हाँ या ना। आप मुझे एक बात बताइएगा, जहां से भी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताइए कि इसका एरिया क्या होगा। अब अगर इसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, तो भाई अर्धवृत्त का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर कितना है 9, तो 81 डिवाइड बाई 2, हमें इसका एरिया मिल गया। क्लियर है बात। अब हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और आपसे पूछते हैं कि बताओ इस वाले, इस छोटे वाला जो दिख रहा है ना क्यूएस व्यास वाला जो वृत्त है, इसका एरिया मुझे बताओ कितना होगा। रेड से मैंने उसको डिनोट कर दिया। अब ये बताओ कि अगर ये इसका आर एस और क्यू एस, मतलब ये आर एस की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और अगर रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर, आर कितना 36 डिवाइड बाई 2, यही होगा। बोलो हाँ ये ना, जहां से भी देख पा रहे हैं आप लोग यस और नो का जवाब दें। अब देखो अगर इन दोनों का हमें एरिया मिल गया ना, तो हम कैसे निकाल देते हैं, 1 सेकंड में आंसर, बस ध्यान से चीजों को समझना। अगर छायांकित भाग पूछा है तो छायांकित भाग में हम इस पूरे एरिया निकाल करके और इस छोटे वाले का हम एरिया माइनस कर देंगे, तो पूरा वाला एरिया इस अर्धवृत्त का एरिया उतनी होगा जितना किया होगा। अर्धवृत्त का एरिया कितना है भैया, 81 पाई एरिया, 81 पाई बटे में 2 प्लस में, सॉरी माइनस में करना, छायांकित भाग पहले ले रहे हैं तो माइनस में। अब माइनस किसका करना पड़ेगा, इसका, और इसका एरिया तो हम लोग यहाँ पे निकाल करके ऑलरेडी बैठे हैं, कितना हो जाएगा 36 पाई, ठीक है मेरे भाई 36 पाई। अब 36 पाई को 2 से डिवाइड कर दें, कोई दिक्कत है किसी को, ओके। अब ये आ गया छायांकित भाग का एरिया, और हमें अछायांकित भाग मतलब ये वाला पार्ट, तो इसके लिए क्या करना था, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को जोड़ देना था, ठीक है। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको यहां से जोड़ने के बाद इन दोनों को कितना मिल जाएगा, 8 3 11 और 6 और 1 7, 117 पाई बटे में 2, बोलो हाँ यार। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना दे देगा, ये मेरे भाई 2 दे देगा, 2 ये इसमें डायरेक्ट माइनस करोगे तो 36, ये हो जाएगा तुम्हारा 65, 6 नहीं 55 45 हो जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधा हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट लिख लें, 45 पाई बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे मिटा करके डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। अब इतना तो बात समझ ही गए होंगे आप लोग। तो यहाँ से जो इसका एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, 45 पाई डिवाइड बाई 2। अब दोनों के बीच रेशियो चाहिए था, 2 से 2 कट गया, इससे ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे 9 बार में, 9 से काटते हैं ना सीधे सीधे, 9 से काटते हैं 9 से 5 बार में, 9 से 13, 9 17 में से, मतलब जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा 5 और 13, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे, बाकी अब इसके बाद कुछ है नहीं, तो बाकी मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग, बहुत ही जबरदस्त एक और सेशन लेकर के, और इस तरह से ये सीरीज अभी आपका चलता रहेगा, तो हम बहुत ही जल्द मिलेंगे सेकंड वाले के लिए, ठीक है ना। और हम प्लानिंग हमारी ये भी है कि मेरे भाई हम आईबी के लिए भी कुछ करें, तो आईबी के लिए भी हम सेट बना रहे हैं और उसका भी प्रॉपर एनालिसिस लेकर के आएंगे। उसमें प्रत्येक ये एनालिसिस जब सेट मॉक टेस्ट जो होगा उसका, उसमें 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रयास हमारी है कि हर एक चीज तक हम पहुंचे, जितना हो सके आप सबको मदद करें। बाकी मिलते हैं इस आगे के अगले लेक्चर में, बाबा टिक के, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।